हेलो स्टूडेंट्स, शास्त्र अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कल से आगे के अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोगों ने 1892 तक के अधिनियम का क्या कर लिया था, जिक्र कर लिया था। आज उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम जो है वो भारतीयों के दृष्टिकोण से, याद रखेगा, भारतीयों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, क्योंकि पहली बार भारतीयों को वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, जो मैंने आप लोग को बताया था कि 15 सदस्यों की भारतीय परिषद होती थी, उसमें भी एक सदस्य भारत का होना अनिवार्य कर दिया गया। और वो कौन सा भारतीय था जिसे यह मौका मिला, तो ध्यान से सुनिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। और इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया, ध्यान से सुनिए, विधि सदस्य बनाया गया। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, 1833 में विधि सदस्य का प्रावधान लाया गया था और विधि सदस्य को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था, जो कि लॉर्ड मैकाले थे। पहली बार यह सौभाग्य किसी भारतीय को प्राप्त हो रहा था, और वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा यह पहला ऐसा एक्ट था जिसने पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया। अब यह पृथक निर्वाचन क्या है, तो पृथक निर्वाचन का मतलब वर्ग हिसाब से क्या करवाना, निर्वाचन करवाना, जिसे हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कहते हैं। अर्थात मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान, हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान। इस तरीके से पहली बार 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस प्रकार के सांप्रदायिकता वाले प्रतिनिधित्व को देखते हुए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि लॉर्ड मिंटो ही भारत में अशांति के जनक है, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता को भारत में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा जो विधान परिषद था उसके कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया। और मैंने आप लोग को 1892 के अधिनियम में बताया था कि गैर सरकारी और सरकारी सदस्य होते थे, जिसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत होता था, गैर सरकारी सदस्यों का अल्पमत होता था। गैर सरकारी सदस्य मिनिमम 8 से 20 सदस्य होते थे। इस बार क्या किया गया, उसे बढ़ा दिया गया और अब मैक्सिमम 60 सदस्य क्या हो सकते थे, गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे। इतना ही नहीं, 1909 वो ईयर था जब भारतीयों को बजट में भी व्यापक अधिकार दिए गए। क्या व्यापक अधिकार दिए गए, तो अभी तक के बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार था, क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक में भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का तो अधिकार पहले से ही था, अब क्रॉस क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो गया। और साथ ही साथ उन्हें मतदान का भी क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि भारतीयों को इससे बहुत सारे क्या मिले, अधिकार मिले। पहला तो उन्हें वायसराय की परिषद में जगह मिला, दूसरा उन्हें भारतीय परिषद में जगह मिला, तीसरा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, चौथा क्या किया गया, इसके अलावा उन्हें बजट में भी क्या दी गई, अच्छी खासी पावर दी गई, क्योंकि अब वो प्रश्न के साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, मतदान भी कर सकते थे। इसके अलावा जो एक घाटे की चीज हुई और जो भारत के विभाजन का आधार बनी, वो था सांप्रदायिक निर्वाचन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 1909 का अधिनियम समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दो बड़े टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, जो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में। गौर करिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इससे कंपेयर करके हम 1935 को पढ़ेंगे, जिससे कि दोनों आपके माइंड में A to Z क्लियर रहे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ध्यान से सुनिएगा। चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, और जो मॉन्टेग्यू है वो उस समय भारतीय सचिव हुआ करते थे। तो दोनों ने होम रूल आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या लाया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र लाया था, अनाउंसमेंट लाया था, और उसी का वही आधार बना किसका, भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसकी खास बात क्या थी, तो इसकी खास बात थी, इसे ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन के जनक
माने जाते हैं लियोनस कार्टियस। ये क्या होता था द्वैध शासन? द्वैध शासन का मतलब यह होता था कि प्रशासन के हिस्से को दो विषय में बांट दिया जाता था, एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या होता था? आरक्षित विषय। जो आरक्षित विषय रहता था वो गवर्नर जनरल या वायसराय के पास रहता था, जबकि जो हस्तांतरित विषय है वो भारतीय मंत्रियों के पास रहते थे, परंतु पूर्णतः कंट्रोल उनके पास नहीं होता था, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है हस्तांतरित, अर्थात वायसराय किसी भी समय इसे किसी को भी क्या कर सकता था? ट्रांसफर कर सकता था। तो शक्ति तो दी गई, लेकिन यह शक्ति अविश्वसनीय शक्ति थी, क्योंकि इसमें भारतीयों को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किसने किया, तो वो कौन थे? लियोनस कार्टियस। और यहां पर जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आप लोग को जैसे पता है कि हमारे राज्य में दो परिषद होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और दूसरा क्या होता है? विधान परिषद। वैसे ही केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा। पहली बार ये द्विसदनी, इसे हम क्या कहते हैं? संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सदन होते हैं। तो पहली बार संसदीय व्यवस्था हमको देखने को मिलती है कहां पर? 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में। द्विसदनी, और कहां पे लाया गया द्विसदनीय व्यवस्था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में लाया गया। तो अब प्रांतों में एक निम्न सदन होता था और एक क्या होता था? उच्च सदन। इस प्रकार से पहली बार प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या लाया गया? प्रावधान लाया गया। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का सहारा लिया जाने लगा, और ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहा। वो वर्ग कौन कौन से थे जो सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल थे? हिंदू, मुस्लिम, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा सिख, इनका भी अलग से प्रतिनिधित्व था। और याद रखिएगा ये तीनों जो है भारतीय समुदाय तो थे ही थे, साथ ही साथ एक आंग्ल समुदाय को भी अलग से क्या दी गई? यहां पे मान्यता दी गई। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन को और भी ज्यादा क्या कर देता है? गहरा कर देता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये चार लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया 1919 में, और सांप्रदायिक निर्वाचन को और भी ज्यादा क्या बना दिया गया? गहरा बना दिया गया। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें? इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। उच्चायुक्त मतलब आप समझ रहे हैं, उच्चायुक्त मतलब होता है हाई कमिश्नर, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करता कहां पे? इंग्लैंड पे, जिसे हम राजदूत की भांति भी क्या कर सकते? समझ सकते हैं। तो पहली बार उच्चायुक्त का पद आपको 1919 के अधिनियम में देखने को मिलेगा। और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अर्थात पीएससी, अर्थात लोक सेवा आयोग, उसका भी गठन किस प्रावधान के तहत हुआ? इसी प्रावधान के तहत हुआ है। और अभी तक के जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो वायसराय होता था वो संपूर्ण भारत के लिए एक बजट निकालता था, लेकिन इस अधिनियम में उसे बदल दिया गया। क्या किया गया? अब बोला गया कि केंद्रों का अलग से बजट निकाला जाएगा और प्रांतों का अलग से बजट निकाला जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रावधान 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसलिए मैं इसे आप लोग को रिपीट करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? तो ऐसे कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र आधार बना भारत शासन अधिनियम का। पहली बात इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो विषय होते थे, एक तो क्या होता था? हस्तांतरित विषय, दूसरा क्या होता था? आरक्षित विषय। साथ ही साथ शासन की इसी दोहरी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता था। पहली बार प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया, दो सदन होने लगे प्रांतों में। साथ ही साथ लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय बना। पीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। और केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अब क्या कर दिया गया? पृथक पृथक कर दिया गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम यहां पे समाप्त होता है। लेकिन एक पॉइंट जो आपको यहां पर लिखा नहीं दिख रहा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पहली बार महिलाओं को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला। महिला सशक्तिकरण आज का बहुत बड़ा टॉपिक है, निबंध में कभी भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे अपना बेस बना सकते हैं इतिहास में कि महिलाओं को निर्वाचन का पहली बार अधिकार कौन से अधिनियम के तहत मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम आ गए हैं
भारतीय संविधान का आधार, मेरे वर्ड को आपने ध्यान से सुना होगा, भारतीय संविधान का आधार। अब आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का आधार है? क्योंकि भारतीय संविधान की 70% चीजें लगभग किससे ली गई हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। बाकी देशों से हमने क्या क्या ग्रहण किया है अपने संविधान में, वो हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का और इस टॉपिक का लास्ट अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान बनाया गया। इस शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय रियासत और भारतीय प्रांतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अर्थात एक राष्ट्र की कल्पना किस अधिनियम के तहत की गई? 1935 के अधिनियम के तहत की गई। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रांतों को अलग पावर और केंद्र को अलग पावर दे दी गई थी 1919 के अधिनियम में, जिसे हम शक्ति विभाजन के नाम से जानते। तो शक्ति विभाजन अगर आपसे पूछे तो वो 1919 का अधिनियम है। अब अगर आपसे पूछे कि सूची विभाजन किस अधिनियम की देन है, तो ध्यान से सुनिएगा, सूची विभाजन 1935 के अधिनियम की देन है। इसमें 3 सूचियां रखी गई, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघीय सूची होता था उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को अर्थात वायसराय उसकी कार्यकारिणी परिषद को होता था, जिसमें 59 विषय थे। ध्यान से सुनिए, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं आपको, जिसमें कितने विषय थे? 59 विषय। आज की डेट में कितने विषय शामिल हो चुके हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं इसका। दूसरा था क्या? राज्य सूची, जिसमें उस समय 54 विषय थे और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को था। समवर्ती सूची वो सूची थी जिसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता था, राज्य भी कानून बना सकता था। और एक चीज जो आपको इसमें लिखी हुई नहीं दिख रही है पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई? अर्थात जो तीनों सूची में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट शक्ति कहलाती है, और अवशिष्ट शक्ति दिया गया वायसराय या गवर्नर जनरल को। तो यहां तक की बात क्लियर हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान नंबर 1। दूसरा, सूची विभाजन नंबर 2। सूची विभाजन में कितने विषय? संघीय और राज्य और समवर्ती। संघीय में केंद्र कानून बनाता, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता अर्थात प्रांत, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास रखी गई। मैंने आपको बताया था कि 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, अब उसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि द्वैध शासन की व्यवस्था को केंद्र में लाया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए 1919 में ही यह चर्चा चल रही थी कि हमें केंद्र में द्वैध शासन लगाना है, लेकिन किसी बड़े काम को करने से पहले उसका प्रायोगिक तौर पर परीक्षण अति आवश्यक होता है। और इसी श्रृंखला में 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन ला करके उसे टेस्ट किया गया कि क्या यह सफल हो पाएगा, और जब यह सफल हो गया तो केंद्र में लागू कर दिया गया 1935 में। साथ ही साथ निर्वाचन के संदर्भ में आप लोगों से बात कर रहा था, जो आपको यहां पे तो नहीं दिख रहा है पर उसे आप याद रखेगा कि निर्वाचन में सांप्रदायिक निर्वाचन अभी भी जारी रहा। कितने आधार बताए थे मैंने आप लोगों को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 वर्ग में बटा था। अब इसमें और फूट डालने के लिए 2 वर्ड जोड़ दिए गए, यूरोपीय अलग और दलित वर्ग अलग। याद रखिएगा, ये वही टाइम था जब पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। अंबेडकर जी की मांग थी कि दलितों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला जाए, उनकी इस मांग का समर्थन किया गया, पूना पैक्ट हुआ। 140 में से 78 सीट किसके लिए आरक्षित की गई? दलितों के लिए आरक्षित की गई। और वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमें दिखता है कि अब सांप्रदायिक निर्वाचन और भी ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब 4 वर्ग से बढ़ के 2 वर्ग और जुड़ गए, अर्थात टोटल 6 वर्ग हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और दलित। इसके अलावा महिला निर्वाचन अभी भी क्या रहा? जारी रहा, अर्थात 1919 से चालू हुआ महिला निर्वाचन आज तक यथास्थिति बना हुआ है। इसके अलावा देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आज जो हम आरबीआई देखते हैं उसके गठन का प्रावधान 1935 में ही कर दिया गया था, और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो गठन किया गया इसका वो 1938 में किया गया। और अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो वो जवाब होगा
1 जनवरी 1948 को। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अब संघीय न्यायालय, इसका आप इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये फेडरल कोर्ट में आपको क्यों बता रहा हूं ना, ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, क्योंककि अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है ना कि फेडरल कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट जो अपनी शक्तियां प्रयोग करता था, उसकी शक्तियों का प्रयोग आज सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी से संबंधित आर्टिकल नंबर 143, 42 और 41, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, फेडरल कोर्ट। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, सूची विभाजन किया गया, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई, प्रांतों में से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन ले आया गया, देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, निर्वाचन में सांप्रदायिक निर्वाचन अभी भी जारी रहा, 2 और वर्ग को शामिल कर दिया गया, यूरोपीय और दलित महिलाओं को अभी भी मतदान का अधिकार बरकरार रखा गया। तो यह था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। और एक बात जो आपको और अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अब पीएससी तो था ही पहले से, यूपीएससी आयोग का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। अगर आपको पता है कि यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था ब्रिटिश काल में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है भारत का संवैधानिक विकास। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। हम लोगों ने 1600 से लेकर के 1858 तक कंपनी के अंडर अधिनियम पढ़े, और उसके पश्चात 1858 से लेकर 1935 तक हम लोगों ने सरकार अर्थात क्राउन के अंतर्गत अधिनियमों का अध्ययन किया। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप लोग इस वीडियो की श्रृंखला को अवश्य देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। तो कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।